जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद देखिए, छंद के जो प्रवर्तक हैं आपके पिंगल हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, उनका जो काव्य है पिंगलाचार्य, पिंगल शास्त्र, इसमें आपको छंद मिलते हैं। देखो, छंद कहते किसे हैं? छंद उसे कहते हैं जिसमें मात्रा, गति, यति, तुक आदि का जो व्यवस्थित अध्ययन होता है उसे हम छंद कहते हैं। मतलब किसी वाक्य को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना, या उसकी जो मात्राएं हैं या उसमें जो तुक लगा रहे हैं उसे हम व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बारे में एक और फैक्ट आ जाता है कि यह सृग्वेद में मिलता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि जो छंद है उसमें कितने चरण होते हैं। छंद में चरण, देखो, छंद में 4 चरण होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद छंद में जो चरण हैं 6 भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो आपका कुंडलिया है और आपका जो छप्पे है, इसमें आपके 6 देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करें, छंद को हम 3 भागों में बांटते हैं। और इसके हम बात करें अंगों के बारे में, तो अंग इसके 7 होते हैं। भाग में पहला आता है वर्णिक छंद। दूसरा आता है आपका मात्रिक छंद। और तीसरा आता है आपका मुक्तक छंद। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंगों के बारे में। अंग देखिए, अंग में पहला आता है वर्ण। वर्ण हमने पढ़ाया था आपको वर्णमाला में, जिसका खंडन न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण में हमने पढ़ा था कि जिसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हमने वर्ण पढ़ा था। यदि बात करें हम मौखिक इकाई की तो आपका ध्वनि हो जाता है। ठीक है। और यदि हम बात करें सार्थक इकाई की तो सार्थक में वाक्य हो जाता है। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मात्रा। देखिए, मात्राएं हमारी 2 होती हैं। ठीक है। पहला होता है लघु और दूसरा होता है आपका दीर्घ। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लघु का सिंबल ये होता है और दीर्घ का सिंबल ये होता है। ठीक है। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं आपका यति। विराम चिन्हों का जो व्यवस्थित रूप होता है या विराम चिन्हों का हम छंद में प्रयोग लिया जाता है, उसे हम यति
कहते हैं। यानी यति यानी ठहराव, जो ठहराव होता है यानी रुकना होता है, वह यति कहलाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका गति आता है। अब यति में रुकना होता है, गति में जो लय प्रदान होती है, जो छंद में लय प्रदान होती है, यानी नहीं रुकना, यानी किसी कथन को पढ़ते रहना, यानी वह गति कहलाता है। उसके बाद आपका चरण आता है। अब चरण में मैंने आपको बताया कि चरण 4 होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूर्ण विराम। ऐसे आपके चरण होते हैं। अब देखिए छंद में हम मात्राओं का देखते हैं, जैसे 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, ऐसे हम इनको ज्ञात करते हैं। उसके बाद आता है आपका छठवां तुक। अब देखो तुक क्या होता है, छंद में हम तुक पढ़ते हैं। देखिए जो अंत में लगकर वाक्य को सुशोभित कर दे, यानी वाक्य में शोभा बढ़ा दे, जैसे काजू आजू, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, जैसे काजू आजू, ये शब्द ऐसे होते हैं जो शोभा बढ़ाते हैं, जैसे माही नाही, ठीक है, मोरा तोरा, इसको हम तुक कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका अगला लास्ट आपका गण। देखो गणों की हिसाब बात करें तो गणों की संख्या 8 हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सूत्र होता है यमतर राज भानु सलगा, यमतराज भानु सलगा, ठीक है। इसमें जो वर्ण होते हैं वह 3 वर्णों से मिलकर बना होता है, जैसे य गण, ठीक है, मगण, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे रगण, जगण, ठीक है, इस प्रकार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं छंद के भेदों के बारे में। देखो हमने पढ़ाया था कि पहला वर्णिक छंद, अब देखिए, अब ये शब्द जो वर्णों पर आधारित होते हैं, यानी वर्ण के बारे में बतलाते हैं, ठीक है, इनको भी हम 3 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। पहला होता है समवर्णिक, दूसरा होता है विषमवर्णिक, और तीसरा हो जाता है अर्ध समवर्णिक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समवर्णिक में देखिए, इसमें वर्ण या मात्रा चारों क्या होते हैं, समान होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। समवर्णिक में क्या होता है, वर्ण और मात्रा चारों समान होती हैं, लेकिन अब देखना अर्ध समवर्णिक में क्या होता है, इसमें पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा चरण क्या होता है, समान होता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बताया था, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे। अब देखना, ये जो पहला है ऐसे, ये ला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये कह रहा है कि जो समवर्णिक है इसमें चारों चरण समान होते हैं, लेकिन अर्ध समवर्णिक में क्या होता है, अर्ध समवर्णिक में जिसमें जो पहला और तीसरा चरण है और दूसरा और चौथा चरण है, यह समान होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम विषम वर्णिक में क्या होता है, इसमें प्रत्येक वर्ण होता है वह विषम होता है, यानी असमान होता है। ये जो चारों चरण हैं
वो क्या होते हैं, असमान होते हैं। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं आपका मात्रिक छंद। अब देखिए मात्रिक छंद को भी हम पुनः 3 भागों में बांट देते हैं। पहला का आता है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। दूसरा आपका आता है, अगला पढ़ते हैं हम अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक छंद। और तीसरा आपका आता है आपका विषम मात्रिक, मात्रिक छंद। अब उसमें हम वर्णिक छंद पढ़ा था, इसमें हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे। अब देखना, जो सममात्रिक है इसमें क्या होता है, जो चारों चरण हैं, चारों चरण हैं, वह उनकी जो मात्राएं हैं वह समान होती हैं। और अर्धमात्रिक में क्या होता है, जो पहला और तीसरा चरण है तथा दूसरा और जो चौथा चरण है, मतलब समचरण, विषम चरण और समचरण समान होते हैं। विषम मात्रिक में क्या होता है, इसमें प्रत्येक जो चरण है उसमें जो मात्राएं होती हैं वह मात्राएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलो अब हम करते हैं पहला मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। अब देखिए मात्रिक छंद में पहला पढ़ते हैं हम सममात्रिक। सममात्रिक में आपके पढ़ते हैं, पहला आता है आपका चौपाई, चौपाई। दूसरा आता है आपका रोला। तीसरा आता है आपका हरिगीतिका। और चौथा आता है आपका गीतिका। ठीक है दोस्तों, पहला देखो चौपाई। चौपाई में जो अब मैंने कहा था सममात्रिक में क्या होता है, प्रत्येक चरण समान होता है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं भाई, 16 मात्राएं होती हैं, यानी ये चारों चरण समान होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और रोला, अब रोला में क्या होता है कि इसमें 11 तथा 13 मात्राएं होती हैं, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टोटल 24 मात्राएं हो जाती हैं, इसमें 32 मात्राएं हो जाती हैं, इसमें चारों चरण समान होते हैं, ठीक है। हरिगीतिका, अब हरिगीतिका में आपके 16 और 12 मात्राओं के साथ, ठीक है, इसमें टोटल 28 मात्राएं होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हरिगीतिका से थोड़ा कम गीतिका में होता है, इसमें बस ये सेम ही रहेगा, इसमें 2 कम कर दो, यानी इसमें 14 और 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा पढ़ते हैं हम अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक में हम पहला पढ़ते हैं हम दोहा। दूसरा पढ़ते हैं हम सोरठा। और तीसरा पढ़ते हैं हम बरवे। चौथा पढ़ते हैं हम उल्लाला। ठीक है, उसमें देखते हैं हम जो दोहा होता है, बस ये मतलब ये 3 तो सेम है। देखिए रोला, दोहा और सोरठा, इस चीज़ को तो आप रट लो। अब मैंने अर्धमात्रिक में बताया था पहला और तीसरा चरण जो मतलब विषम चरण और दूसरा और चौथा चरण समान होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब देखो दोहा रोला का उल्टा कर दो, ठीक है, बात ख़त्म। और जो सोरठा है, सोरठा दोहा का उल्टा कर दो, बात ख़त्म। बरवे में आप 12 और 7 मात्राएं होती हैं और उल्लाला में आपकी 15 और 13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो विषम चरण है पहला और तीसरा, इसमें 13 मात्राएं होती हैं, और जो सम चरण है दूसरा और चौथा, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। जो दोहा होता है सोरठा में, देखो जैसे ही विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं। चलो आगे पढ़ते हैं हम, आपका आ जाता है विषम मात्रिक। अब मैंने बताया था देखो
सममात्रक में चारों चरण समान होते हैं, अर्धमात्रक में जो विषम चरण है वो समान होते हैं और सम चरण वो समान होते हैं, और विषम मात्रक में यह चारों असमान होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें दो आते हैं, एक छप्पे आता है और दूसरा आता है आपका कुंडलिया। देखो जो छप्पे होता है वह रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। देखो रोला में हमने क्या पढ़ा, रोला में हमने 11 और 13 मात्राएं पढ़ी भाई, और उल्लाला में हमने कितनी पढ़ी, 12 और 13 मात्राएं। इन दोनों के साथ अब रोला की 4 चरण होते हैं और दोहा के 2 चरण होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुंडलिया में आपके रोला और दोहा से मिलकर बना होता है। मैंने बताया था इनमें सब में तो 4 चरण होते हैं, पर इनमें 6 चरण होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रोला में आपका 2 चरण तथा दोहा के आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमने रोला में 11 और 13 मात्राएं पढ़ी और दोहा में हमने 13 और 11 मात्राएं पढ़ी। ठीक है।